बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कानून शहादत ऑर्डर 1984। ये हमारा कानून शहादत ऑर्डर का पहला लेक्चर है। आइए तो हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। कानून शहादत इसको हमने लॉ ऑफ एविडेंस को हमने ख़त्म करके उसकी जगह पर हम क्या लाया है, कानून शहादत ऑर्डर लाया है। इसको हमने अकॉर्डिंग टू इंजेक्शन ऑफ इस्लाम अमेंड करके अकॉर्डिंग टू इंजेक्शन ऑफ इस्लाम की तरफ उनके मुताबिक बनाया है। ठीक है, पहले जैसे कि हम जब बढ़ेंगे नंबर ऑफ फिटनेस कितने होने चाहिए, तो पहले उसमें कोई डिफाइंड नहीं किया गया था कि नंबर ऑफ फिटनेस कितने होने चाहिए। पहले सिर्फ ये कहा गया था कि जितने विटनेस हों किसी भी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए वो इनफ है। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेंस विटनेसेस, तो जो इस्लाम ने तरीका बताया है तज़कियत शहूद का, हमने उसको देखना है। तो वो लॉ ऑफ एविडेंस को हमने रिपील करके कानून शहादत ऑर्डर बनाया 1984 में। हमने उसको कम्प्लीटली क्या किया, इस्लामिक किया। चलो आइए पढ़ते हैं इसकी थोड़ी डेफिनेशन, जो मेन डेफिनेशन है। जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है? डॉक्यूमेंट से मुराद कोई भी लिखी हुई चीज़, चाहे वो पेपर पे हो, चाहे वो किसी पत्थर पे हो, चाहे किसी जानवर की खाल पे हो, तो उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ लिखी हुई हो कहीं में भी, तो उसे हम डॉक्यूमेंट कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लास ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर। उसके बाद एविडेंस क्या होता है? एविडेंस दो किस्म के होते हैं, एक ओरल होता है, एक डॉक्यूमेंट्री होता है। जो ओरल एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। जो ओरल होता है कि वो कोर्ट में जाके बंदा खुद बोलता है। ठीक है, कोर्ट उसको रिक्वायर करती है कि भाई आप ये एविडेंस दें, और लोग ओरल कोई भी स्टेटमेंट देता है तो हम उसे ओरल एविडेंस कंसीडर करते हैं अगर कोर्ट से मान लेती है। नहीं तो दूसरे डॉक्यूमेंट्स कौन से, दूसरा टाइप ऑफ एविडेंस कौन से होते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसके बाद आते हैं फैक्ट्स। एनीथिंग विच इज परसीव्ड बाय द सेंसेस इज कॉल्ड फैक्ट। हाँ भाई, उसने कुछ सुना, हाँ सुना, तो ये भी एक फैक्ट हो गया। उसने कुछ देखा, ये भी, दिस इज आल्सो अ फैक्ट। तो इनको हम फैक्ट कहते हैं, जो हम परसीव कर सके अपने सेंसेस से। और उसके बाद है इशू ऑफ फैक्ट्स। इशू ऑफ फैक्ट्स, एक होता है इशू ऑफ फैक्ट, एक होता है इशू ऑफ लॉ। इशू ऑफ फैक्ट्स आर रिलेटेड विद द फैक्ट्स। अगर कोई मसला हुआ है, ठीक है, फैक्ट के साथ, तो उसके साथ कोई भी सवाल होगा तो उसे हम कहते हैं इशू ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, अगर किसी ने किसी को मर्डर किया है, तो पहले काम से देखेंगे क्या उसने मर्डर किया है, और क्या उसने वाकई मर्डर किया है, या क्या उसने कौन सी सेल्फ डिफेंस किया है, किस चीज में किया है। तो वो हम उसको ये क्या होता है, इशू ऑफ फैक्ट्स होते हैं, और इसको हम प्रूफ करने के लिए हम एविडेंस का सहारा लेते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं, फॉर सपोज आपने डिफेमेशन का केस फाइल करना था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपने कर दिया सिविल कोर्ट में, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाएगा कि वेदर द सिविल कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन टू हियर दैट केस और नॉट। ठीक है, वहां पे वो सिविल कोर्ट उसको केस को प्रोसीड कर सकती है कि नहीं कर सकती, दैट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। व्हाट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज दैट वेदर अ पर्सन हैज डन समथिंग और नॉट। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहते हैं। ठीक है, उसकी लीगलिटी चेक करनी होती है तो हम उसको लॉ में चले जाते हैं। अगर उसकी काम को देखना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहते हैं, और जिसको हमें एविडेंस के जरिए प्रूफ करना होता है। इसमें जो मेन डेफिनेशन थी वो यही थी। ठीक है, एविडेंस हम किसे कंसिडर करेंगे, डॉक्यूमेंट किसे कंसिडर करेंगे, और उसके साथ साथ फैक्ट्स किसे कंसिडर करेंगे। अब आते हैं हम कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस। अब कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस मतलब कौन कौन कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए विटनेस की। तो यहाँ पे एक जनरल रूल है, हर बंदा विटनेस बन सकता है, गवाह बन सकता है, अनलेस। अब यहाँ पे फिर एक्सेप्शन आ जाती हैं। अब एक्सेप्शन में कौन सी चीजें आती हैं? अनएबल टू अंडरस्टैंड और आंसर। अब देखिए, उससे क्वेश्चन किया गया है, वो समझ तो लिया उसने, लेकिन अब वो आंसर उसको सही तरीके से नहीं कर रहा, या उससे क्वेश्चन किया गया, उसे क्वेश्चन समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो वो बंदा विटनेस नहीं बन सकता। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, जैसे कोई एज, आपकी बहुत ही कोई एक्सट्रीम एज पे बंदा चला गया, बहुत ज्यादा मतलब एजिड हो गया है, तो वो क्वेश्चन को सही समझ नहीं सकता या उनका आंसर सही नहीं कर सकता। या जो छोटा बच्चा है वो उनको समझ तो सकता है, लेकिन उसका वो रेशनल आंसर नहीं दे सकता, तो वो भी क्या होगा, विटनेस नहीं बन सकता। ठीक है, बाकी हर बंदा विटनेस बन सकता है जो क्वेश्चन को समझे और क्वेश्चन का सही तरीके से जवाब दे, दैट कैन बी अ विटनेस। ठीक है, वो विटनेस बन सकता है। उसके बाद कोई बीमारी की वजह से, मैंने पहले क्या बताया, वो क्वेश्चन सुन नहीं सकता या समझ नहीं सकता, किसकी वजह से? एक्सट्रीम एज की वजह से। ठीक है, मतलब एज छोटी होती है, एज बड़ी, तो उसकी वजह से, या किसी इलनेस की वजह से। ठीक है, या किसी मेंटल कंडीशन, पागल है, कभी उसको मतलब उसका दिमाग से काम नहीं करता है, कभी वो कंडीशन होती है, एक होती है परमानेंट, जो जिनकी मेंटल कंडीशन परमानेंटली क्या होती है, मतलब आउट ऑफ ऑर्डर होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मेंटल कंडीशन किस टाइम
तो ठीक होती है और किस टाइम खराब होती है। जब वो जिस टाइम उसकी मेंटल कंडीशन ठीक होती है तब तो हम उनकी गवाही कबूल कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट। अब कोर्ट किसी बंदे को डिक्लेयर कर दे कि भाई इसने फॉल्स एविडेंस दिया, आज के बाद हम इससे एविडेंस हमने इससे हम आज के बाद से हमने एविडेंस तलब नहीं करना, इसको हमने एज अ विटनेस नहीं बुलाना, तो वो बंदा भी विटनेस नहीं बन सकता अनलेस कोर्ट ये समझे कि हाँ भाई उसने भी तौबा कर ली है, तो तब उसको कोर्ट बुला सकती है, अदरवाइज कोर्ट उसको नहीं बुलाएगी। ठीक है, जो बंदा कोर्ट में मशहूर है कि भाई फॉल्स एविडेंस देने का, फॉल्स विटनेस बन के आने का, तो उसको कोर्ट दोबारा विटनेस नहीं बुलाएगी जब तक वो तौबा नहीं कर लेता, जब तक वो रिपेंट नहीं कर लेता। उसके बाद है लुनेटिक, पागल बंदा। जब वो मैंने पहले बताया कि उसकी मेंटल कंडीशन अगर मतलब कॉन्शियस है तो वो बन सकता है, अनकॉन्शियसनेस में वो नहीं बन सकता। तो ये क्या था, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन आर्टिकल 3 ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर। आर्टिकल 3 ये कहता है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस हर बंदा बन सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ एक्सेप्शन बता दी। अब आते हैं आर्टिकल 17 की तरफ, कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। अब देखिए कॉम्पिटेंस नंबर ऑफ विटनेसेस कितने होने चाहिए। मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया कि यहाँ पे इस्लाम ने तज़कियत शहूद, जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है शहादत देने का, उसको इस्लाम मतलब हमने यहाँ पे रखा है कि जो भी कॉम्पिटेंसी हम कैसे मेजर करेंगे, जो इस्लाम ने बताया है हम उस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो हमने तज़कियत शहूद के ऊपर भी हमने एक डिटेल लेक्चर देना है, क्योंकि उसमें फिर उलमा का कुछ कहते हैं कि भाई मतलब इख्तिलाफ भी है, तो उसको हमने इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करना है। लेकिन आज यहाँ पे आप ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू इंजेक्शन ऑफ इस्लाम कॉम्पिटेंसी हमें चेक करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो नंबर ऑफ विटनेसेस हैं, वैसे हुदूद ऑर्डिनेंस है उसमें तो बताया गया है कि भाई अगर कज़फ के को तो सॉरी आपने अगर जिना का किसी ऊपर हमने इल्जाम लगाया है तो आपके पास 4 विटनेसेस होने चाहिए। कितने विटनेस होने चाहिए? 4 विटनेसेस होने चाहिए। अगर 4 विटनेसेस नहीं होंगे तो आप क्या बनेंगे, खुद के ऊपर आप खुद कज़फ के मुर्तकिब बन जाएंगे। ठीक है, जो बंदा इल्जाम लगा रहा है, जो बंदा किसी और के ऊपर इल्जाम लगा रहा है और उसके पास 4 गवाह नहीं है, तो वो क्या बन जाता है, खुद काजिफ मतलब कज़फ का मुर्तकिब बन जाता है, और उसको फिर कज़फ के तहत पनिशमेंट दी जाती है और कज़फ भी हदूद में आती है। उसके बाद जो फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, अब फाइनेंशियल मैटर्स हो या फ्यूचर ऑब्लिगेशंस हो, आपने कोई काम करना था, आपने फ्यूचर में कोई चीज आपके ऊपर ऑब्लिगेशन बन जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 मर्द या 1 मर्द 2 औरतों की गवाही चाहिए होगी। ठीक है, ताकि अगर एक औरत भूल जाती है तो दूसरी औरत उसको याद दे रहा है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है इस्लाम में भी, यही कॉन्सेप्ट है। 2 औरतों का हमने क्यों कहते हैं कि अगर एक भूल जाती है तो दूसरा उसको याद दिला इसी तरीके से। ठीक है, एंड ऑल अदर मैटर, जो भी बाकी इनके अलावा बाकी जो भी मैटर्स हो गए, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस और हुदूद, और इनके अलावा फाइनेंशियल मैटर्स के अलावा हुदूद में डिस्क्राइब्ड है ना भाई, इतने लाइक मैंने बताया कि आप अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो 4 होने चाहिए, तो वहाँ पे 4 नंबर ऑफ विटनेस कितने चाहिए, 4 होने चाहिए। और फाइनेंशियल और फ्यूचर एप्लीकेशन कितने होने चाहिए, 2 मर्द होने चाहिए या 1 मर्द 2 औरतें होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो भी रेस्ट ऑफ द मैटर्स हैं उनमें क्या होना चाहिए, कोई एक बंदा, कोई एक औरत गवाही देने के लिए आ सकती है, उस फैक्ट को प्रूफ करने के लिए आ सकती है। अब ये तो था कॉम्पिटेंसी या विटनेसेस के बारे में। अब आ जाती है एक्सेप्शंस। अब देखें, जिस बंदे के पास कोई भी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, कोई भी एविडेंस पड़ा हुआ है, कोर्ट उसको कंपेल कर सकती है वो एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए, और वो बाउंड भी है उसको एविडेंस को प्रोवाइड करने के लिए। अब जैसे हमने पढ़ा सीपीसी या सीआरपीसी में देखते हैं, अगर कोई बंदा विटनेस बनने के लिए नहीं आता तो कोर्ट उसके खिलाफ वारंट, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट वगैरह का प्रोसेस करती है। तो मतलब उसको बाउंड कर रही है कोर्ट के, वो कोर्ट में आए और जो उसके पास एविडेंस पड़ा हुआ है, जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, वो आके कोर्ट में प्रोड्यूस करे। अगर वो नहीं करता तो फिर कोर्ट अपनी कार्रवाई करती है। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, कानूनी शहादत ऑर्डर सेक्शन 4 से लेकर 14 तक ये कुछ एक्सेप्शन बताई जा रही हैं कि इन बंदों को आप बाउंड नहीं कर सकते, कि वो आके क्या करें, एज अ विटनेस बने या कोई आके एविडेंस दे। अब वो कौन कौन से हैं वो भी हमने पढ़ने हैं। अब सेक्शन 4 में कहते हैं जज या मजिस्ट्रेट को कोई बंदा, कोई भी कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती। हाँ, अगर उसकी जो हायर कोर्ट है अगर वो कहे उसको, ठीक है, तो वो तब वो आंसरेबल हो सकता है, अदरवाइज ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन, ही इज नॉट बाउंड टू गिव एनी एविडेंस। ठीक है, उसके बाद फॉर सपोज उसके कोई अक्यूज उसके पास आ रहा है और उसके सामने वो क्या करता है, एतराफ कर लेते हैं जुर्म का, तो दूसरी कोर्ट उसको नहीं बोल सकती कि हाँ भाई इसने आज क्या कहा था। हाँ, लेकिन उससे जो कंडक्ट है, अपना कंडक्ट है, तो सुपीरियर कोर्ट जो होती है उससे वो उसके बारे में उससे पूछ सकती है। मतलब जज या मजिस्ट्रेट अपने हायर कोर्ट को तो रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉरी आंसरेबल होता है,
बाकी किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं और आंसरेबल नहीं होता। तो ये उसको एक क्या हासिल है, एक प्रिविलेज हासिल है कि वो जज मतलब क्या नहीं बन सकता, विटनेस नहीं बन सकता। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे ऑटोप्सी है या आइडेंटिफिकेशन पीरियड है, वहाँ पे मजिस्ट्रेट का होना लाजिम है। अब देखो एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन आ गई कि ऑटोप्सी एंड आइडेंटिफिकेशन पीरियड यू कैन नॉट डू विदाउट द मजिस्ट्रेट। ये दीज शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, ये मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में आपने करनी है। अब ऑटोप्सी मतलब कब्र कुशाई वगैरह जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, तो वो किसकी प्रेजेंस में होती है, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन पीरियड, शनाख्त पीरियड जो होती है वो भी किसकी प्रेजेंस में होती है, किसी बंदे को पहचान ना हो, जिस मुजरिम वगैरह आ जाते हैं 10-15, किसी ने जुर्म किया तो किसी पहचान ना हो, वो किसके प्रेजेंस में होगी, वो भी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में होगी। अब ये था किसके बारे में, जजेस एंड मजिस्ट्रेट के बारे में। वो तब गवाह या तब वो कंपेल किए जा सकते हैं, कब वो कंपेल किए जा सकते हैं, जब उनको हायर कोर्ट ऑर्डर दे, ठीक है, जब उनको सुपीरियर कोर्ट उनको ऑर्डर दे। अब जो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, अब मियाँ बीवी के आपस में जो कम्युनिकेशन होती है तो वो भी कोर्ट में एज अ एविडेंस परमिसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब उसको बंदा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि वो ये इसको एक प्रिविलेज हासिल है, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। अब ये देखिए एक्सेप्शन भी होती है, इनको हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन भी कहते हैं, कि वो कम्युनिकेशन जो आप जिनको आप बाउंड नहीं कर सकते एज अ एविडेंस, कि वो आप उन कम्युनिकेशन में जो बंदे कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन आप उनको नहीं कंपेल करके वो कोर्ट में आए और कम्युनिकेशन को क्या करें, रिवील करें। अब कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, अब देखें ड्यूरिंग मैरिज अगर कोई भी कम्युनिकेशन कर रहा है, मियाँ बीवी आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो एज एविडेंस आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। अब जो नंबर 6 आर्टिकल है वो कहता है एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट्स। एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट्स, अब फॉर सपोज एक रिपोर्ट पब्लिश होनी है, गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश करनी है, कोई सर्वे किसी किया तो उसकी रिपोर्ट पब्लिश करनी है, ठीक है। अब वो जो सर्वे या कोई रिपोर्ट उन्हें पब्लिश करनी है, अब वो रिपोर्ट अभी पब्लिश नहीं हुई, तो वो अनपब्लिश्ड जो रिपोर्ट, फॉर सपोज एक बंदा है वो पब्लिश, उसको पता है कि भाई ये रिपोर्ट टाइप कर रहा है, अब उस टाइपर को आप कंपेयर नहीं कर सकते कि आए वो कोर्ट में और क्या करे, उस जो रिपोर्ट में लिखा जा रहा है उसको आके उसके लिए उसको एविडेंस दे, तो उस बंदे कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज अ प्रिविलेज, दिस इज अ एक्सेप्शन, ठीक है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर जो उस पर्टिकुलर या उस रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन का हेड है, ठीक है, जो इंचार्ज है, अगर वो परमिशन देता है, उसकी परमिशन के साथ आप जा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट गिव दैट अनपब्लिश्ड रिपोर्ट एज अ विटनेस, यू कैन नॉट प्रेजेंट दैट अनपब्लिश्ड रिपोर्ट एज अ प्रेजेंट, और कोर्ट कैन नॉट आस्क एनी पर्सन फॉर दैट अनपब्लिश्ड रिपोर्ट टू ब्रिंग इट इन द कोर्ट एज अ एविडेंस। अब उसमें आप देखें जो ये हमने क्या कहा, अनपब्लिश्ड रिपोर्ट, ये इंडस्ट्रियल भी हो सकती है, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के हवाले से कोई और मतलब इसके जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो हो सकती है इसमें, ठीक है, इंडस्ट्रियल के लिए मतलब रेटिंग टू इंडस्ट्रियल या कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो भी रिपोर्ट बनाई जा रही होती है ये उसके बारे में हो सकती है, ठीक है। तो ये 2-3 सेक्शन हमने आर्टिकल्स पढ़े हमने जो किसके हैं, इसके एक्सेप्शंस के। उसके बाद आते हैं ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। ऑफिशियल कम्युनिकेशन सेक्शन 7 आर्टिकल 7 बताता है, आर्टिकल 7 ये कहता है कि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन द ऑफिसर्स, मीटिंग कोई हो रही है कहीं पे, ऑफिशियल्स जो स्टेट के बैठे हुए हैं उनके बीच में कोई मीटिंग हो रही है, तो वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन यू कैन नॉट रिवील एज एविडेंस इन द कोर्ट। अब वो कोर्ट में कोर्ट आपसे नहीं पूछेगी, या कोर्ट किसी बंदा जो उसमें प्रेजेंट था कम्युनिकेशन के अंदर, उनको कंपेल नहीं करेगी कि आप आए और कम्युनिकेशन को रिवील करें, ठीक है, वो आप उनको रिवील नहीं, उसको रिवील करने की इजाजत नहीं होती। इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, ये आर्टिकल 8 बताता है कि अगर कोई आपका मुखबर खास है, कोई आपका मुखबर खास है और उसने आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप उस मुखबर खास की भी पुलिस या कोई बंदा जिसको मिली है इन्फॉर्मेशन, वो भी बाउंड नहीं है कि वो उसका नाम बताए, उसका एड्रेस बताए, उसका कोई और चीज़ बताए, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हासिल हैं। उसके अलावा और भी एक्सेप्शन हैं, जैसे कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। अब प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस कौन सी होती हैं, जैसे कि भाई वकील और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन जो प्रोफेशनल होती है, ठीक है, तो वो भी आप इन कोर्ट यू कैन नॉट रिवील देम, आप उनको प्रेजेंट नहीं कर सकते। अब देखें फॉर सपोज वकील अगर क्या कहते हैं, सामने अगर मान ले, वकील के सामने अगर कोई बंदा मान ले कि भाई मैंने इसको कत्ल किया है, ठीक है, अब वो वकील उस गवाह को उस स्टेटमेंट को एज अ एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो फॉर सपोज वो वकील पसंद नहीं आता, वो किसी और वकील के पास चला जाता है, तो आप पहले वाले वकील को एज अ विटनेस नहीं बुला सकते। क्यों? ये जो ट्रस्ट है इस प्रोफेशन का, उसको बरकरार रखने के लिए भी इस सेक्शन को पुट किया गया है। अगर वो देने आ भी जाता है कोर्ट में गवाही, तो उसको विटनेस नहीं माना जाता,
ठीक है। और आर्टिकल 10 यही कहता है, आर्टिकल 10 ये कहता है, जो आर्टिकल 9 हमने पीछे पढ़ा है ये कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वाला, वो इंटरप्रेटर्स पे और क्या कहते हैं, उसके साथ साथ जो क्लर्क्स हैं या सर्वेंट्स ऑफ द सर्वेंट्स हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 11 कहता है प्रिविलेज नॉट वेयर्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। अब देखें, जो प्रिविलेज आपको मिला है, अगर आप खुद वकील खुद मतलब आप वॉलंटरली उसका एविडेंस बनना चाह रहे हैं वॉलंटरली, तो आप नहीं बन सकते, ठीक है। अगर आप बीवी मियाँ के खिलाफ नहीं जा सकती, ठीक है, ड्यूरिंग द मैरिज। अच्छा, भले उसने कोई ऐसा कोई फैक्ट है जो रिवील किया हो बीवी के सामने ड्यूरिंग द मैरिज, और आफ्टर डाइवोर्स बीवी जो उसकी वाइफ है वो नहीं कोर्ट में नहीं जा सकती कि उसको मैं जाऊंगा और उसको अभी जो उसने मेरे साथ जो ड्यूरिंग द मैरिज मेरे साथ उसने एक फैक्ट को रिवील किया था कि भाई मैंने इसकी चोरी की है, मैंने उसके साथ ये फ्रॉड किया है, तो वो अब उसके मतलब कोर्ट में नहीं जा सकता। वॉलंटरली अगर कोई बंदा जा रहा है इन प्रिविलेजेस में, हमने कहा कि जो एक्सेप्शन है उनमें कोई बंदा वॉलंटरली जा रहा है कोर्ट में एविडेंस या विटनेस बनने के लिए, तो उसका वो विटनेस वगैरह नहीं ले जाता है। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस वही सेम, जैसे अगर कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द वकील बिटवीन द एडवोकेट एंड द हिज क्लाइंट, कि भाई मैंने किसी को कत्ल किया है, मैंने ये जुर्म किया है, मैंने ये जुर्म नहीं किया, तो वो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो भी आपने जाहिर नहीं करनी होती। वो ये कहता है कि विटनेस को अगर ये लगता है कि जो उसका किसी भी सूट के साथ कोई गवाह बनकर आया है, तो अगर वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर करेगा तो वो उसको खुद को क्रिमिनल बना देगी, क्रिमिनेट कर देगी, या उसके अगेंस्ट कोई चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो वो सिर्फ ये समझ, अगर वो उसको ये बात पता लग जाए या समझ आ जाए, तो ये एक उसका एक्सक्यूज नहीं बनता है कि किसी भी सवाल का वो जवाब ना दे, ठीक है। जिस डॉक्यूमेंट्स के लिए, जिस एविडेंस के लिए, जिस पर्पज के लिए उसको बुलाया जाता है, वो उसने रिवील करना होता है, चाहे वो उसको क्रिमिनेट करे या ना करे, दैट्स अदर थिंग। बट ये उसका एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि अगर मैं इसका जवाब दूंगा तो मैं क्रिमिनेट हो जाऊंगा, ये जिसका जवाब मुझे क्रिमिनेट कर देगा, तो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग द क्वेश्चंस, फ्रॉम आंसरिंग द एविडेंस। अब उसके बाद आर्टिकल 16 जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 16 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब देखिए, अकम्प्लाइज मतलब क्या होता है, कोई बंदा आपसे मिलकर आपके साथ मदद करता है कोई भी जुर्म कमिट करने में, ठीक है, कोई भी जुर्म कमिट करने में आपके साथ मदद करता है, या आपको कोई अक्यूज है, ठीक है, आप दोनों ने मिलकर कोई क्राइम कमिट किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अकम्प्लाइज कहते हैं। अब अकम्प्लाइज में आप कोई देखो, हमें कोई और गवाह नहीं मिल रहा होता, वो जो 2 बंदे 3 बंदे 4 बंदे मिलकर जुर्म कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं, तो उसका हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता, तो उन 4 बंदों में से हम किसी को कंप्लेंट बनाते हैं, किसी को हम क्या करते हैं, वादा माफ गवाह बनाते हैं या सरकारी गवाह बनाते हैं। अब उन 4 बंदों में से कोई एक बंदा उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगा कि हाँ भाई इन तीनों ने हम चारों ने ये काम किया है और मैं इसकी गवाही देता हूँ, मैं भी इनके साथ था, तो अब उसकी क्या अहमियत होगी, क्या मतलब अब क्या अहमियत होगी, उसका क्या इफेक्ट होगा, वो आपने पढ़ना है। अब देखिए, वो उसको उसकी बात हम मानेंगे क्यों, जो चौथा बंदा है जो उनके खिलाफ तीनों बंदों के खिलाफ गवाही दे रहा है, तो उसको मानेंगे क्यों, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो एनी अदर एविडेंस, कोई और एविडेंस या कोई और विटनेस नहीं है। देयर इज द नेसेसिटी, क्या है हमारे पास, नेसेसिटी है कि उसकी बात मानने की, उसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है, उसके अलावा हमने उनकी इलीगल एक्टिविटीज को प्रूव करने का कोई और तरीका नहीं है, और उसके इस वजह से हमने उसकी एविडेंस को, उसके विटनेस को हम कबूल करेंगे, उसकी शहादत को हम कबूल करेंगे, ठीक है, जब हमारे पास कोई और गवाह नहीं होता है। इन केस ऑफ नेसेसिटी वी मेक दैट सरकारी गवाह वादा माफ गवाह। तब अब इनमें एक क्या कहते हैं, कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए जब आप अकम्प्लाइज करते हैं, ठीक है, जब आप अकम्प्लाइज के लिए जा रहे हैं, तो उनमें कंडीशन कौन सी होनी चाहिए। जो बंदा सरकारी गवाह बन रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो वो स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, और उस स्टेटमेंट और जो काम किया गया है, जो जुर्म किया गया है, उनके बीच में आपस में क्या होना चाहिए, वो कोलैबोरेशन होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कहे कि हाँ भाई मैंने देखा था ए को बी के ऊपर गोली चलाते हुए, सी बोलता है कि मैंने ए को देखा था बी पर गोली चलाते हुए, लेकिन बी की जो डेथ हुई है वो नाइफ की वजह से हुई है, ठीक है। अब ये तो कोलैबोरेशन नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से तो उसकी जो डेथ हुई है वो किसके हिसाब से कैसे हुई है, नाइफ के जरिए हुई है। अब उसने ए को गोली चलाते हुए देखा है, तो ए तो इसमें कोलैबोरेशन नहीं है, तो इट मीन्स फॉल्स एविडेंस से बचने के लिए, ठीक है, फॉल्स एविडेंस से बचने के लिए, और वो खुद को ना मतलब खुद को बचाने के लिए कोई भी गवाही दे सकता है,
तो उनसे बचने के लिए हमें कोरोबोरेशन देखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो हम कोरोबोरेशन क्यों चाहिए, हमें कोरोबोरेशन इसलिए चाहिए कि वो झूठी गवाही ना दे, ठीक है। और इस वजह से कि वो अपने आप बचाने के लिए दूसरों को क्रिमिनल्स ना साबित करे, ठीक है। और बस उसके अलावा हमें उसको सब कुछ जानकारी होती है उनके साथ होता है, और उसको सब चीज़ों की जानकारी होती है जो वहाँ पे किया गया होता है। तो अकम्प्लाइज का कॉन्सेप्ट ये है, अकम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, कोई बंदा आपके साथ मिला हुआ है किसी जुर्म में, अब उस बंदे को हम जो आपसे मिला हुआ है उसको हम सरकारी गवाह बनाते हैं और वो आपके अगेंस्ट रख के गवाही देता है। अब सबसे ये तो हो गई, मतलब ये कुछ एक्सेप्शन से जहाँ पे आप सरकारी गवाह नहीं बना सकते। वो कौन सी एक्सेप्शन से, एक हद, कौन सी हद, अगर हदूद का कोई भी आपके पास केस आ जाता है तो उसमें आप सरकारी गवाह नहीं बना सकते। और एक सेक्शन सॉरी आर्टिकल 129 उसका बी ये कहता है कि अनवर्थी ऑफ क्रेडिट, अगर वो कोई बंदा आपके अगेंस्ट क्या दे रहा है, गवाही दे रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, अनलेस कोरोबोरेशन इज, ठीक है। अगर कोरोबोरेशन है मटेरियल फैक्ट्स के साथ देन इट्स परमिसिबल, देन इट हैज सम क्रेडिट, अदरवाइज दैट स्टेटमेंट फ्रॉम दैट पर्सन हु इज सरकारी गवाह, वादामाफ गवाह, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। उसके साथ क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, कोरोबोरेशन होना चाहिए। और कौन कौन सी चीज़ों में आप उसको एक्सेप्शन कौन सी है, आप हदूद के केसेस में आप वो उसकी गवाही को एडमिट नहीं करेंगे, या अगर कोरोबोरेशन नहीं होगी तो आप उसकी गवाही को एडमिट नहीं करेंगे। अब कंडीशन क्या होगी जो कोरोबोरेशन दे रहा हो, ठीक है, उसकी कंडीशन ये होगी, गवाह की ये होगी कि वो कॉम्पिटेंट हो और जो स्टेटमेंट दे रहा है वो मटेरियल फैक्ट्स के साथ क्या हो, कोरोबोरेट कर रही हो। और इसके रीजंस क्या है, कोरोबोरेशन के रीजंस ये हैं हम कि वो बंदा खुद फॉर सपोज वो कहता है कि खुद को बचाने के लिए जब मेरी जान छूट जाए, बंदा डर जाता है, बंदा कभी कभी कहता है कि यार मैं गवाह बन जाता हूँ आप मेरी जान छोड़ें, ठीक है, वो तंग आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो वो फिर अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को जो मुजरिम साबित ना करे और अपने आप को बचाने के लिए वो कोई झूठी गवाही ना दे, इस वजह से हम क्या किसको देखते हैं, कोरोबोरेशन देखना लाजिम होता है, ठीक है। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज सिर्फ आप हदूद ऑर्डिनेंस सॉरी हादे के केसेस में नहीं दे सकते, बाकी आप बन सकते हैं, और उनकी कंडीशंस और रीजंस और हमने एक्सेप्शंस पढ़ ली, ठीक है। तो सेक्शन 1 सॉरी आर्टिकल 129 बी भी यही बताता है, अगर कोरोबोरेशन नहीं होगी तो दैट स्टेटमेंट जो वो बंदा दे रहा है, सरकारी गवाह दे रहा है, वादामाफ गवाह दे रहा है, तो वो उसकी कोई क्रेडिट नहीं होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। हाँ अगर कोरोबोरेशन है तो उसका कोई वैल्यू होगा। तो हमने इस वीडियो में जो बेसिक डेफिनेशंस, उसके साथ साथ कॉम्पिटेंसी या विटनेसेस को डिस्कस किया, और उसके साथ एक्सेप्शन में अगर टीचर आपसे पूछता है कि व्हाट आर द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, तो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, तो ये सारी की सारी क्या है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, ठीक है। बाकी सारे एक्सेप्शन हैं, लेकिन यही कम्युनिकेशन यही हो रही है ना, ठीक है। बेसिक कम्युनिकेशन कौन सी इन एक्सेप्शन में, यही 5-6 कम्युनिकेशन है जो हमने पढ़ी है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो गई, उसके साथ साथ ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज हो गई। तो ये कौन सी कम्युनिकेशन है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। तो अगर आपसे टीचर पूछता है तो आप ये कम्युनिकेशन के बारे में लिख सकते हैं अपने एग्जाम वगैरह में, किसी भी क्वेश्चन में कोई आपसे पूछता है तो आप उसको ये आंसर करेंगे कि दीज आर द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, दीज आर द एक्सेप्शंस, अ पर्सन हु कैन नॉट बी कंपेल्ड टू द टू बी अ विटनेस, और जो कोर्ट गवाह बन के नहीं आ सकता। तो ये सेक्शन 14 से सॉरी आर्टिकल 14 से लेके सॉरी 4 से लेके 14 तक जो हमने पढ़ा है वो सारी क्या है, एक्सेप्शंस हैं। सेक्शन 15 आपको ये बताता है, आर्टिकल 15 आपको ये बताता है कि आप अगर सिर्फ इस वजह पे आप गवाही देने से अपने आप को रोक नहीं सकते कि वो आंसर आपको क्रिमिनेट कर देगा। और सेक्शन 16 हमने पढ़ा कंप्लेक्स के बारे में, अगर जहाँ पे कोई विटनेस हमारे पास कोई और मौजूद नहीं है तो हम जो उनके साथ कोई मुजरिम साथ था, उनके साथ मुलजिम साथ था, तो उसको हम एज ए विटनेस बना सकते हैं, सरकारी गवाह बना सकते हैं, वादामाफ गवाह बना सकते हैं। तो उसकी कंडीशन वगैरह हमने ये यहाँ पे डिस्कस की। और आर्टिकल 17 कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस आपके बारे में बताता है, तज़कियातुश शहूद। फिर जब फाइनेंशियल मैटर्स हो तो दो बंदे और दो मर्द, एक मर्द और 2 औरतें। और फिर जो उसके अलावा कोई और मैटर है तो उसमें कोई भी मतलब एक मर्द हो या एक औरत हो, तो सबकी गवाही एक्सेप्टेबल होती है और सबकी गवाही को क्रेडिट हासिल होता है। थैंक यू। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एडमिशंस, जो इसके मेन टॉपिक्स हैं उसको हमें डिस्कस करना है।